हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बहल एकेडमी। मैं सुमन सहारण। यहाँ हमारी आर्ट कल्चर की सीरीज चल रही है। राजस्थान इतिहास, आर्ट और कल्चर कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हम सब ने कल देख लिया। कल फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है जो जीएस का, उसका सिलेबस अभी आया है। उसमें हम सब ने देखा है कि पहले जो राजस्थान आर्ट कल्चर था, उस जो आर्ट कल्चर थी नहीं, राजस्थान का इतिहास के कुछ एक चुनिंदा जो टॉपिक थे वो थे। पर अब जो कल जो सिलेबस आरपीएससी ने जारी किया है, उसमें राजस्थान के ही जो एंशेंट कल्चर, सिविलाइजेशन और राजस्थान की हिस्ट्री है, इतिहास है, उसमें भी बहुत सारे टॉपिक ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा राजस्थान आर्ट और कल्चर जो पहले सिलेबस था उसमें नहीं था, पर अब जो चुनिंदा कुछ ऐसे पॉइंट है, टॉपिक है जो जोड़ दिए गए हैं। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, जैसे पेंटिंग्स हो गई, राजस्थान के देवी देवता, ये सब। तो आप जो हम इस सीरीज में जो कर रहे हैं, राजस्थान की जो इतिहास पढ़ रहे हैं, राजस्थान की कला संस्कृति वो पढ़ रहे हैं। ये पढ़ रहे हैं हम आरबीएससी की क्लास 10th की बुक, ठीक है। और कुछ टॉपिक है वो 9th में दिए हुए हैं, तो हम 9th और 10th जो क्लास है आरबीएससी की वो दोनों कवर करेंगे। उसमें मैंने कल से ये रिसर्च कर रही थी, मैंने ये देखा है कि जो आरपीएससी ने जो भी टॉपिक उठाए हैं वो सब आपकी 9th और 10th क्लास है वो बिल्कुल कवर कर रही है। क्योंकि देखो दोस्तों, ये आपका इतिहास ऑप्शनल का सब्जेक्ट सिलेबस नहीं है, ये है आपका जीएस का सिलेबस। तो जीएस के सिलेबस में इतना ज़्यादा जनरल स्टडीज़ है, उसमें इतना ज़्यादा डीप आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ये 9th और 10th में आपको जितना मैं करवा रही हूँ वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। बस आप इन क्लासों को कंटिन्यू देखते रहे। और आपकी एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में होने वाली है, उससे पहले हम इनको 1 या 1.5 महीने में इनको कवर कर लेंगे अच्छे से। और हाँ दोस्तों, इनका जैसे ही मैंने क्लास 2nd में आपको करवाया है सिविलाइजेशन, ठीक है। देखो 10th की क्लास में कितनी सिविलाइजेशन दे रखी थी, हम क्लास में हमने पढ़ा है, आप क्लास देख लेना। उसमें दे रखी है 5 सभ्यताएं। और आपकी जो ये फर्स्ट ग्रेड का जो जीएस का पेपर है, सिलेबस है, उसमें कितनी सभ्यताएं जोड़ी है? 4 सभ्यताएं, ठीक है। वो सब बोर्ड की किताब है, उन्हीं में से जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो आरपीएससी ने क्या किया, आपकी सिलेबस में उठा लिया है। तो ये क्लासें हम करेंगे हर एक लाइन पे ये देखेंगे कि क्या सवाल आपके लिए बन सकता है, कौन सा सवाल आपको है जिसकी पॉसिबिलिटी है ज़्यादा आने की। इसके अलावा जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे, जिस एग्ज़ाम के बिल्कुल टाइम पे आपको शॉर्ट नोट अवेलेबल करवाए जाएंगे। जैसे सिविलाइजेशन की सभ्यताएं आपके 5 दे रखी है, तो मैं ये चाह रही हूँ कि बोर्ड की क्लास है उनमें से सवाल बना के आपके लिए एक छोटी सी बुकलेट में आपको अवेलेबल करवा दूँ। उसके लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और पहल एकेडमी ऐप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ताकि आपको जो भी हम यहाँ पाठ पढ़ रहे हैं वीडियो के थ्रू जो देख रहे हैं वो आपको शॉर्ट में भी अवेलेबल हो उसके। ओके, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो कल हमने, अब हमारा यहाँ क्या चल रहा है, गुहिल वंश, मेवाड़ का जो था वो चल रहा है। मेवाड़ जितना भी साम्राज्य था, जो भी था, गुहिल वंश वो पढ़ रहे हैं। उसमें हमने कुंभा पढ़ लिया, कल कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ सब पढ़ ली। अब यहाँ आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे राणा सांगा। तो आप किस फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में, आरपीएससी में जो अदर एग्जाम है उनमें भी ये बुक उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आरएस प्रीलिम्स प्लस आरएस मेंस के लिए तो ये रामबाण औषधि है, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद से पढ़ा है, बहुत रिसर्च की है। जब मैंने ये जाना कि इसके अलावा कोई भी गाइड, कोई भी बुक आपको पढ़ने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। हज़ारों चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए, बट जो आपके एग्जाम में आएगा वो इस बुक से कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। पर जो इसमें फर्स्ट ग्रेड में आपके क्या है सिलेबस में, फर्स्ट ग्रेड में है मुगल एवं मेवाड़ संबंध, या मेवाड़ का दिल्ली सल्तनत के साथ क्या संबंध था, ये है। आज से हम स्टार्ट करिए। देखो आज का हमारा टॉपिक है राणा सांगा। तो राणा सांगा से दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध स्थापित हुए थे। सबसे पहले हुआ था इनके बीच खान बयाना का युद्ध राणा सांगा का बाबर के साथ, क्योंकि वहाँ मुगल शासक बाबर था। तो मुगल, जैसे ही बाबर ने अपनी मुगल सल्तनत स्थापित की, तो इधर राजस्थान में राजपूताना के सबसे जो शक्तिशाली शासक थे वो कौन थे, राणा सांगा थे, ठीक है।
तो पानीपत के युद्ध के बाद, प्रथम युद्ध के बाद क्या किया, राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध होने स्टार्ट हो गए थे। तो बयाना का युद्ध हुआ, इसके बाद खानवा का युद्ध हुआ, इनका राणा सांगा के साथ संबंध हो गया। फिर अकबर का संबंध किससे था, महाराणा प्रताप से संबंध था, तो वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर जहांगीर के साथ क्या संबंध रहे, फिर आगे देखेंगे औरंगजेब है उनके साथ मेवाड़ के क्या रिलेशन रहे, वो सब आज के क्लास में हम कवर करेंगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं राणा सांगा। राणा सांगा का काल क्या था दोस्तों, 1509 से 1528। ये क्रोनोलॉजी अगर आपको याद रहे ना, तो इस वजह से याद रहना जरूरी है कि कई बार ये पूछ लेते हैं कि निम्न में शासकों का कालक्रम क्या था। तो आपको याद हो 1509 से 28 तक राणा सांगा थे, तो आप आसानी से जो सवाल है उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, सांगा संग्राम सिंह, उसके तीनों भाई पृथ्वीराज, जयमल, राज सिंह, चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। इस कानून में संघर्ष होना स्वाभाविक था, पर इस संघर्ष में अंततः सांगा विजयी रहा और मेवाड़ का शासक बना। इतिहास में ये देखो, हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा 1509 में मेवाड़ का शासक बना। तो इतिहास में हिंदूपत के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है, हिंदूपत। किसको बोला जाता है, राणा सांगा को। ठीक है दोस्तों, 1509 में स्टार्ट किया हमने शासक स्थान, इनका कालक्रम शुरू हुआ है। तो 1509 में मेवाड़ का शासक बना। इसमें मालवा पर सुल्तान नासिरुद्दीन शासन कर रहा था। 1511 में सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया, जिसमें एक राजपूत सरदार थे मेदिनी राय के सहयोग से मोहम्मद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। इस सफलता से मेदिनी राय का कद बहुत बढ़ गया और अब वह एक तरह से मालवा का अप्रत्यक्ष शासक बन गया। अंततः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया। मालवा का शासक बन गया था मेदिनी राय, पर क्या हुआ कि मालवा के अमीरों ने क्या, गुजरात की सहायता ले ली थी। ये मालवा, गुजरात और मेवाड़, इन तीनों में हमेशा से ही संघर्ष की स्थिति रही है। तो गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को स्थिति से हटा दिया गया। मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में आ गया था दोस्तों। क्या हुआ, राणा सांगा की, जिससे मालवा मेवाड़ में युद्ध हुआ। बस ये बताना चाह रहा है इसमें, और कोई कहानी नहीं है। मालवा का सुल्तान मोहम्मद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ और राणा द्वारा बंदी बना लिया गया। ठीक है, इसमें कोई काम की बात नहीं, एक स्टोरी है जो आपको पता होना चाहिए कि मेदिनी राय था, मालवा का शासक था, उसको राणा सांगा ने क्या है, शरण दे दी थी। इस वजह से गुजरात और जो मेवाड़ है उन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें गुजरात की पराजय हुई। ठीक है, ईडर के उत्तराधिकार का प्रश्न, नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास व मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिनको लेके सांगा गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ, पर अंतिम रूप से सफलता किसी भी पक्ष को नहीं मिली। ठीक है, ये तो था आसपास के पड़ोसियों के साथ संबंध। राणा सांगा के गुजरात के साथ क्या संबंध थे, मालवा के साथ क्या संबंध थे, ये बताएं। पर यहाँ अपन देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत यानी मुगलों के साथ मालवा के क्या संबंध थे, वो अब शुरू करते हैं। ठीक है, 1517 ईस्वी में दोस्तों महाराणा सांगा ने खातौली, वर्तमान में कहाँ है, कोटा जिले में, युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। तो इसमें से सवाल क्या आएगा कि खातौली का युद्ध, यहाँ तो ये आएगा कि खातौली वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, कोटा में। याद रखना दोस्तों, कोटा जिले में है। खातौली का युद्ध कब हुआ था, तो 1517 ईस्वी में। ठीक है, ये देखो क्लियर देर का। किस किस के बीच हुआ था, तो मेवाड़ के महाराणा सांगा और दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच। लोदी शासक थे ना, इब्राहिम लोदी। तो ये देखो खातौली वर्तमान में कहाँ है, इसको नोट कर लिया करो साथ साथ में, कोटा में। खातौली का युद्ध कब हुआ, 1517 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ, मेवाड़ के शासक राणा सांगा और लोदी सुल्तान या दिल्ली सुल्तान। क्यों, यहाँ अब तक लोदियों का शासन था दिल्ली पे। ठीक है, इनको पराजित करके फिर आएगा बाबर पानीपत के युद्ध में, इब्राहिम लोदी को पराजित करेगा। दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी और इनके बीच में हुआ था
राणा सांगा के बीच में हुआ था खातौली का युद्ध, जिसमें राणा सांगा है उन्होंने क्या किया, इब्राहिम लोदी है उसको पराजित कर दिया था। ओके दोस्तों, चलते हैं आगे। इसके बाद राणा की सेना ने बांडी का युद्ध या बाड़ी का युद्ध, धौलपुर के युद्ध में भी, धौलपुर में है बाड़ी, इसके युद्ध में भी इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया। तो आपका सवाल क्या आएगा कि वर्तमान में बाड़ी कहाँ स्थित है, तो वो है धौलपुर में। और किन किन के बीच बाड़ी का युद्ध हुआ था, तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, इससे राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई, क्योंकि दिल्ली सुल्तान था उसको पराजित कर दिया भाई। तो राणा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। उसमें आगरा सेंटर था। बाबर ने राणा सांगा पर, तो 1526 में पानीपत का युद्ध कब किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कब हुआ था दोस्तों? 1526 ईस्वी में। ये याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो ये सोच लो कि आपका आधार है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ कि बाबर ने राणा सांगा पे फिर वो तो आगरा पर तो अधिकार कर लिया। अब बाबर का उद्देश्य ये था, मुगल थे, मुगल आए थे भारत में, तो उनका उद्देश्य था कि संपूर्ण भारत पर कैसे अधिकार किया जाए। संपूर्ण भारत पर अधिकार करने के लिए जरूरी था कि जो, क्योंकि राणा सांगा जिन्होंने इब्राहिम लोदी को पहले ही पराजित कर दिया था, तो शक्तिशाली शासक था, तो वो राणा सांगा पर यानी उनको पराजित करना चाह रहा था बाबर। तो बाबर ने आरोप लगाया सांगा पर कि उन्होंने विश्वासघात किया है। विश्वासघात इस अर्थ में कि सांगा ने ये वादा किया था बाबर से कि जब भी लोदी और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध होगा तो राणा सांगा है वो बाबर का साथ देगा। तो इस आधार पर क्या किया, बाबर ने राणा सांगा है उसके विरुद्ध युद्ध अभियान शुरू कर दिया। ठीक है, बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध कूच किया। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उनसे वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु राणा सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की। मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती, चूंकि दोनों ही शासक हमको पता है शक्तिशाली थे, महत्वाकांक्षी थे, अतः दोनों के मध्य युद्ध निश्चित था। यद्यपि खानवा के मैदान में सांगा पराजित हुआ, पर इससे पहले ये देखो बयाना का युद्ध हुआ था दोस्तों फरवरी 1527 में। ठीक है, उसने बाबर की सेना को पराजित किया। किसने? राणा सांगा ने। राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था दोस्तों फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें राणा सांगा ने बाबर को पराजित कर दिया था। ये बयाना भरतपुर में है। ठीक है, परंतु 17 मार्च, देखो दोस्तों ये डेट याद रखना, 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। याद रखना बिल्कुल डेट्स के साथ। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें राणा सांगा है उसकी पराजय हुई। इस युद्ध में, कौन से युद्ध में बाबर ने तुलुगुमा युद्ध पद्धति है जो एक अफगान युद्ध पद्धति है उसका प्रयोग किया था? ये सवाल आ जाए। तोफखाने का भी प्रयोग किया था और तुलुगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, तो वो था आपका खानवा का युद्ध। ओके दोस्तों, राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ, उसे युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तब उसके सामंतों ने जो युद्ध नहीं करना चाहते थे सांगा को विष दे दिया, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को बसवा नामक स्थान है दौसा में सांगा की मृत्यु की। मांडलगढ़ में सांगा का समाधि स्थल है। यह सवाल आपका आ सकता है कि निम्न में किस स्थल पर सांगा का समाधि स्थल है? तो वो होगा आपका मांडलगढ़। ठीक है, इसको पक्के से याद कर लो, मांडलगढ़ में सांगा का समाधि स्थल है। राणा सांगा की मृत्यु के बाद राणा रतन सिंह 1528 से 31, उसके बाद राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है। चले आगे, क्लियर?
अब आ गया दोस्तों राणा उदय सिंह 1537 से 1572 तक। राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण जो मेवाड़ की थी पन्नाधाय, इसकी स्टोरी हर बच्चे को पता है। अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। ये एक चल गई थी, पहले विक्रमादित्य फिर बनवीर आ गया है ना, फिर इसके बाद अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके पन्नाधाय ने क्या किया, उदय सिंह को मेवाड़ का शासक बना दिया। कुंभलगढ़ के किले में कहाँ रखा, ये सवाल आ सकता है कि पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया और उदय सिंह को कहाँ रखा, तो कुंभलगढ़ के दुर्ग में रखा था। ठीक है, यही मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। देखो कोई सवाल नहीं बन रहा, बाई चांस बन जाए तो भले नहीं। 1540 में मावली उदयपुर के युद्ध में मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या कर मेवाड़ की पैतृक सत्ता उदय सिंह ने प्राप्त की। उदय सिंह ने 1559 में, ये सवाल आ सकता है दोस्तों, उदय सिंह ने कब 1559 यानी 59 में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो मेवाड़ के किस शासक ने उदयपुर नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया, तो वो है उदय सिंह। और कब, 1559 में। ठीक है, यहाँ उसने उदय सागर झील नाम से ही पता चला है और मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। अक्टूबर 1567 दोस्तों, अक्टूबर 1567 में अकबर ने जो चित्तौड़ का किला था उस पर आक्रमण किया था। किसके समय, उदय सिंह के समय। कब हुआ था अकबर का मेवाड़ पर आक्रमण, निम्न में किस वर्ष में हुआ था, तो याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, 1567 ईस्वी। ओके, और अपने सरदारों की सलाह से उदय सिंह किले की रक्षा का भार किसको सौंप के चला गया था, जयमल और फत्ता को। जयमल और फत्ता दो सेनानायक को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया। किले की रक्षा के दौरान जयमल और फत्ता है वो वीरगति को प्राप्त हो गए। अकबर ने जयमल फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई। अकबर ने निम्न में से किस जो वीर सेनानायक है उनकी वीरता से मुग्ध होकर उनकी मूर्तियां अपनी आगरा के किले के द्वार पर लगाई, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जयमल और फत्ता। ठीक है, इसमें यही सवाल बन रही है बस। वेरी इंपॉर्टेंट, जो पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में क्लियर था महाराणा प्रताप, अब की बार बहुत ज़्यादा इसको विस्तार कर दिया गया है, पर ये अभी भी है आपके सिलेबस में। चलो पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले मैंने आपको बोला क्रोनोलॉजी याद होना बहुत जरूरी है। 1572 से ये जो क्रोनोलॉजी देते हैं ना, इसका मतलब होता है कि 1572 में राज्याभिषेक, 1597 में मृत्यु, इसका ये मतलब होता है। 1572 से 1597 ईस्वी, ये क्रोनोलॉजी। 9 मई 1540 को याद करने में आसानी होगी दोस्तों, कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। तो महाराणा प्रताप है, उनका जन्म कब हुआ था, 9 मई 1540 में। कहाँ हुआ था, तो ये बता देना कुंभलगढ़ में। उनका राज्याभिषेक कब हुआ था, 1572 में। याद रखना जरूरी है, ये डेट वेरी इंपॉर्टेंट है। महाराणा उदय सिंह थे, उनका बेटा था बड़ा जगमाल, वो चाहते थे उनको उत्तराधिकारी बनाई, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया, प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। दिल्ली पर अभी भी कौन थे, मुगल बादशाह अकबर थे, क्योंकि उदय सिंह के समय तो 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, और जब से तक अकबर 50 साल तक रहे थे मुगल सम्राट। ठीक है, तो अभी मुगल बादशाह अकबर थे। अब प्रताप के सामने दो मार्ग थे, या तो अकबर की दीनता स्वीकार कर ले या उनके खिलाफ अपना जो स्वाधीनता संग्राम है वो जारी रखे। तो महाराणा प्रताप ने क्या किया, जो स्वाधीनता, ऐसे बोला मैं स्वाधीन रहूंगा, मैं मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं करूंगा। ठीक है, तो अकबर की दीनता स्वीकार कर सुविधापूर्वक जीवन बिताई या अपना स्वतंत्र अस्तित्व, अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उसे अनेक कष्ट उठाने थे, फिर भी प्रताप ने दूसरे विकल्प किसको चुना, संघर्ष को। इस संघर्ष की तैयारी में उसे अनेक कष्ट उठाने थे, फिर भी प्रताप ने उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने कर्तव्य विचारों से उसने सामंतों और भीलों का एक गुट बनाया, जो सदैव
देश की रक्षा के लिए उद्यत रही। जब भी प्रताप को बचपन में कीका बोलते थे ना, क्योंकि उनका बचपन था वो जंगलों में ही गुजरा था, ठीक है। इसी वजह से सामंत और जो भील थे उनका गुट बनाया। प्रताप ने प्रथम बार उन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर इनके सम्मान को बढ़ाया। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए गोगुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर दिया। दोस्तों कहाँ स्थानांतरित कर दिया? कुंभलगढ़, जहाँ जन्म हुआ था इनका, ठीक है। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, अतः उसने समझौते के प्रयास किए। 1572 से 1576 ईस्वी, कब? 72 से 1576 ईस्वी तक 4 शिष्टमंडल अकबर ने, शिष्टमंडल मतलब 4 लोगों की अध्यक्षता में बातचीत करने के लिए भेजा। 4 शिष्टमंडल 1572 से 1576 ईस्वी तक। उसने 4 शिष्टमंडल क्रमशः जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल के नेतृत्व में भेजे, मगर महाराणा ने संधि करने में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिखाया। देखो दोस्तों, ये 4 शिष्टमंडल आपके पेपर में आपको मिलने ही मिलने पक्के। कोई भी एग्जाम दे लो आप, इवन हिस्ट्री जो ऑप्शनल का अगर कहीं कॉलेज लेक्चरर या स्कूल लेक्चरर का एग्जाम हो रहा है उसमें भी ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1572 क्षंत्र याद रखना और क्रम से याद रखना। इसमें वहाँ क्रम पूछते हैं 1 2 3 कौन से। तो पहला था दोस्तों जलाल खां, हो सकता है आपको नाम याद रह जाए पर क्रम याद रखना यहाँ। दूसरा था मान सिंह और तीसरा था भगवान दास और चौथा टोडरमल। टोडरमल की दहसाला प्रथा फेमस है ना, बहुत ज़्यादा। टोडरमल, जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल, ये क्रम आपको याद रखने हैं। अकबर ने इन चारों बंदों को भेजा था, भाई जाओ और प्रताप से आप समझौता करके आओ, पर महाराणा ने कोई रुचि नहीं दिखाई। अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। चलो दोस्तों, 1576 से मई के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु कहाँ पहुंचा था? अजमेर, याद रखना, अजमेर आया और वहीं उसने मान सिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। किसको? मान सिंह। जब ये देखो आगे हल्दी घाटी का युद्ध होता है, उसमें जो मुगल सेना है उसका नेतृत्व कौन करता है? मान सिंह, ठीक है। और इधर महाराणा प्रताप की सेना है, उसका नेतृत्व कौन करता है? हकीम का सूर। ये सब पढ़ेंगे आगे। 18 जून याद रखना दोस्तों, बिल्कुल 1576 को कुछ विद्वानों ये तिथि 21 जून भी स्वीकार करते हैं। तो इस 18 जून 21 जून पर बहुत ज़्यादा विवाद चलता रहता है। कई बार आरपीएस ऐसे दे देती है कि निम्न में हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576, 21 जून 1576, हो सकता है उसमें कोई डेट की वजह से आंसर इधर उधर भी हो जाए। पर ये दोस्तों है बोर्ड की किताब। जब भी मैं बोलती हूँ कोई भी सोर्स लो, ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। कल को क्या है, हम कोई भी एक सवाल के लिए कोई बच्चा है वो रह रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो उसके पास कोर्ट जाने का विकल्प रहता है। पर वो विकल्प जब ही स्वीकार्य होगा जब आपके पास बोर्ड की बुक होगी। कोई भी गाइड लेके आप कभी भी कोई कोर्ट का दरवाजा नहीं जा सकते। आप जब ही जा सकते हो जब आपके पास ऑथेंटिक सोर्स हो। तो अगर 21 जून हो वो भी सही होगा, 18 जून हो वो भी सही होगा, ठीक है। को खमनोर के पास मुगल सेना प्रताप से युद्ध हुआ, जो हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 18 जून। मैं बार बार इस वजह से लिख रही हूँ ताकि आपको इस वीडियो में जब आप सुनो सब याद हो जाए, बार रिपीट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। किस किस के बीच पर रिपीट करना पड़ता है, दिमाग ऐसा ही होता है, भूल जाते हैं, मैं खुद भूल जाती हूँ। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य, ठीक है, ये हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। अब प्रताप की सेना का अरावल यानी सेना का अग्रिम जो भाग होता है वो उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? हकीम खां सूर कर रहे थे। तो ये सवाल आ जाए दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की सेना थी, उसका नेतृत्व निम्न में किसके द्वारा किया जा रहा था? 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको याद रखना है खाली हकीम खां सूर के द्वारा, ठीक है।
ओके। और जबकि मुगल सेना के हारावल यानी अगले बाग का नेतृत्व किसके पास था? जगन्नाथ कछवाहा कर रहा था। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झालावाड़ ने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया एवं प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। इस युद्ध का परिणाम नहीं निकल सका। अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं उसका। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए धावे बोलना शुरू कर दिया। यहाँ प्रताप ने छापामार युद्ध शुरू कर दिया था। इस युद्ध को अबुल फजल ने, देखो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आ गया, किस युद्ध को? हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। यहाँ तो ये आ जाएगा, सुमेलित कीजिए। खमनोर का हल्दी घाटी के युद्ध को निम्न में किस विद्वानों द्वारा क्या क्या कहा गया? तो खमनोर का युद्ध आगे दे देंगे अबुल फजल, राइट। बंदायूं ने क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध। और जेम्स टोड ने क्या कहा? हल्दी घाटी का युद्ध। तीनों याद करो दोस्तों। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है और बंदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है, जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। ये आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे, पक्का सवाल है ये, ठीक है। चलते हैं आगे। हल्दी घाटी नाम कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को क्या कहा था? हल्दी घाटी का युद्ध नाम किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। तो क्या आप जानते हैं हल्दी घाटी नाम हल्दी रंगी मिट्टी के कारण नहीं पड़ा? ऐसी मिट्टी यहाँ है भी कहाँ? लाल, पीली, काली 3 रंगों वाली मिट्टी है। फिर भी हल्दी घाटी नाम क्यों दिया गया? इसका एकमात्र कारण है कि यहाँ हल्दी चढ़ी कई नई विवाहिताएं पुरुष वेश में लड़ मरी थी। ये सवाल आ सकता है आपका दोस्तों कि हल्दी घाटी का युद्ध है, इसमें हल्दी घाटी शब्द है, उस क्यों यूज किया गया है? ये कोई हल्दी घाटी वहाँ मिट्टी नहीं थी, क्लियर दे रखा है। हल्दी चढ़ी कई नवविवाहिताएं पुरुष वेश में लड़ मरी थी, इसका एकमात्र कारण यही दिया है। 1576 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार के लिए अनेक सैनिक अभियान किए। शाहबाज खां, अब्दुल रहीम खान के नेतृत्व में सेनाएं भी भेजी, मगर ज़्यादा सफलता नहीं मिली। इस कालखंड में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। 3 अप्रैल 1578 को भीषण संघर्ष के बाद शाहबाज खां कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने में सफल रहा। 78 में तो ये हो गया 76 के बाद। और 82, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वो नहीं है। 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दिवेर नामक सैनिक चौकी पर आक्रमण किया। महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने इस चौकी पर तैनात मुगल सूबेदार शेरिमा सुल्तान खां को एक ही बार में परलोक पहुंचा दिया। एक छोटी सी देते कैसे है, देखो एक ही बार में परलोक पहुंचा दिया। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की यह बहुत बड़ी सफलता थी। इसी कारण दिवेर को दोस्तों मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। सवाल 3 बन गए इसमें दोस्तों। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582, डेट याद कर लो पक्की। 1582 में क्या हुआ था? दिवेर का युद्ध। में से इनडायरेक्ट तो किसका था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में था, क्योंकि इधर महाराणा प्रताप का शासन था मेवाड़ में और वहाँ अकबर मुगल सम्राट थे। पर वैसे आ जाए तो देखो महाराणा के पुत्र अमर सिंह, कुंवर अमर सिंह और सुल्तान खां के बीच में, वहाँ आ जाए, आप ढूंढते रहो। अमर सिंह ये तो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, वह जो मुगल सेना थे उसके सेनापति कौन थे? सुल्तान। कई बार ये भी पूछ लेते। सुल्तान खां के मध्य हुआ था दिवेर का युद्ध। दिवेर का मेवाड़ का मैराथन निम्न में कौन सा युद्ध कहलाता है? दिवेर का युद्ध मेवाड़ का मैराथन कहलाता है दोस्तों, ठीक है। 1585 के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई बयान नहीं भेज सका। उधर वापस उलझ गया था अकबर। 1585 से 97 के बीच प्रताप ने चित्तौड़ मांडलगढ़ को छोड़कर, किस किस को? एक तो चित्तौड़ का दुर्ग और एक मांडलगढ़, उसको छोड़ के शेष राज्य पे पुनः अधिकार कर लिया था। और चामंड को, ये आएगा सवाल आपको दोस्तों, चामंड को अपनी नई राजधानी बनाया। तो प्रताप ने निम्न स्थल को या कौन सी अपनी नई राजधानी निम्न में किसे बनाया? तो कुंभलगढ़, गोगुंदा, चित्तौड़ और चामंड। तो याद रखना चामंड, चामंड आपकी प्रताप की नई राजधानी थी चामंड, ठीक है। राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई। चामंड के पास बारडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया। ये पूछ ले आपको कि प्रताप की जो छत्री है वो निम्न में किस स्थल पर है? तो वो होगा आपका बारडोली, ओके। बारडोली नामक स्थान है, अंतिम संस्कार वही किया। प्रताप के संबंध में कर्नल टोड लिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है दोस्तों, याद कर लो।
कर्नल टोड ने किसके संबंध में ये कहा है, या प्रताप के संबंध में निम्न में कर्नल किस विद्वान ने ये कहा है। तो याद रखो, देखो क्या कहा है, आल्प्स पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। ये बोला है कर्नल टोड साहब ने इसके बारे में, तो महाराणा प्रताप के बारे में। बहुत ही इजी सवाल है, मैं क्या बताऊँ आपको, एकदम इजी है। पर अगर आपको यहाँ अच्छे से पढ़ा हुआ है कि आल्प्स पर्वत के समान अरावली में ऐसी कोई भी चोटी नहीं है जो प्रताप के किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र नहीं हो। पर अगर आपके अच्छी बिल्कुल आसान चीज़ अगर पढ़ी हुई नहीं हो आपकी, तो वो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। पर ये चीज़ अगर आपने बोर्ड में देख लिया, कोई एग्जामिनर है जो भी पेपर सेट करने वाले हैं, उनके दिमाग में, उनके सामने ये आ गया, स्टेटमेंट आ गया, निम्न में किसने प्रताप के बारे में ये स्टेटमेंट कहा, या ये स्टेटमेंट कर्नल टोड साहब ने किसके बारे में कहा, तो महाराणा प्रताप के बारे में। अगर देखा हुआ है आपका तो आपको 1 सेकंड लगेगा, आपका फटाफट सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, और क्या, अच्छा एक सवाल और है क्या, हल्दी घाटी है वो तो भाई दोस्तों कहलाती है मेवाड़ की थर्मोपली, और दिवेर है वो कहलाता है मेवाड़ का मैराथन। तो निम्न में किसे मेवाड़ की थर्मोपली कहा जाता है, हल्दी घाटी को, और मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है, दिवेर को। याद है, क्लियर हो गया, ठीक है। देखो दोस्तों, हम पढ़ाए क्या क्या पढ़ाई की है, अभी हमने पढ़ाई की है महाराणा सांगा से लगे थे हम। सांगा का बाबर के साथ क्या संबंध था हमने अच्छे से देख लिया। उदय सिंह थे उसके बाद आए, तो उनका अकबर के साथ क्या संबंध था। 1567 में अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था। जयमल पत्ता थे वो शहीद हो गए थे, और अपने साथ उनकी मूर्तियाँ हैं वो क्या आगरा के किले के द्वार पे लगाई थी। ठीक है, उसके बाद आए थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे, अधीनता स्वीकार नहीं की, फिर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, फिर दिवेर का युद्ध हुआ। ये सब आपको कहानी मैंने अच्छे से समझा दी। अब आगे राणा अमर सिंह, इनका मुगलों के साथ क्या संबंध था ये देखते हैं। इनकी टर्मिनोलॉजी क्या है, इनका कालक्रम क्या है भाई, इनका कालक्रम है 1597 से 1620 ईस्वी। ठीक है, अमर सिंह 1597 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। शासक बनने के उपरांत उसे मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा, ये तो नॉर्मल सी बात है। 1613 में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शाहजादा खुर्रम को मेवाड़ अभियान पर भेजा। ये सवाल आ सकता है दोस्तों कि जहांगीर ने मेवाड़ अभियान के लिए अभियान है उसका नेतृत्व निम्न में किसको सौंपा, तो शाहजादा खुर्रम। खुर्रम उसका नाम था, वैसे आगे जाके शाहजहां के नाम से मुगल सम्राट बना था। ठीक है, उसने मेवाड़ में लूटमार, आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। लूटमार शुरू कर दी। मेवाड़ के सामंत युद्धों से उब गए थे, उनकी जागीरें भी वीरान हो गई थी। अतः उन्होंने कुंवर करण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। कुंवर अमर सिंह का बेटा था कुंवर करण सिंह। सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा, मुगलों से संधि करनी पड़ी। और ये जो संधि थी मुगल मेवाड़ संधि, जो खानवा के युद्ध से वहाँ से मुगलों का से मेवाड़ का मुगलों से संघर्ष शुरू हुआ। उस संघर्ष का विराम होता है कौन सी संधि से, ये संधि कब हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 1615 में, जनवरी 1615 ईस्वी। ओके, मुगल मेवाड़ संधि हुई। चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा। इसमें शर्तें भी, चित्तौड़ ठीक है हम चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं करेंगे, मुगलों ने ये बोला था, क्योंकि जहांगीर था, जहांगीर और इनके बीच हो गई थी, अमर सिंह के बीच में भी थी। ये संधि किसके बीच हुई थी, मुगल सम्राट जहांगीर और अमर सिंह के बीच में। ठीक है, तो इसमें मुगलों और इस संधि की शर्तें ये थी कि हम चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं करेंगे, पर हाँ जो ये मेवाड़ जो महाराणा है वो जो चित्तौड़ का दुर्ग है उसकी मरम्मत नहीं करवाएगा। उनका एक राजकुमार है वो क्या मुगल दरबार में रहेगा। ये कुछ ऐसे शर्तें थी। ठीक है, चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया, मगर उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। ठीक है, इस प्रकार विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हुआ। राणा अमर सिंह अपने इस कार्य से स्वयं खुश नहीं था, क्योंकि सामंत उनके दबाव में आके कुंवर करण सिंह के कहने पे संधि की थी। उसने स्वयं को राजकार्य से विरक्त कर लिया। जहांगीर के जीवन की एक बड़ी सफलता थी। ठीक है, ये हो गया। राणा अमर सिंह के काल में एक ही काम हुआ था,
जनवरी 1615 में मेवाड़ और मुगलों के बीच में एक संधि हो गई थी, जिससे संघर्ष है उसको विराम मिल गया था। अब अगला है दोस्तों, आगे डायरेक्ट चलो आप 1652 में, बीच में ऐसे ही चलता रहा 1620 के बाद में राम जाने। महाराणा राज सिंह 1652 से ऐसी क्यों संधि हो गई थी ना, तो संघर्ष कोई इतिहास नहीं है इनके बारे में। महाराणा राज सिंह 1652 से 80 के बीच में राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया भैया। और इस संधि में क्या बोला था कि चित्तौड़ है, उस दुर्ग की मरम्मत तो हम कर ही नहीं सकते, मरम्मत करने का निश्चय किया। लेकिन मुगल सम्राट ने इसे 1615 की संधि है जो मेवाड़ मुगल संधि, उसकी शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढाने के लिए 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खां को भेजा। कोई ना, राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित नहीं समझ के, ये समझदार आदमी था, इसने कहा क्यों संघर्ष करें, अपनी सेना को वहाँ से हटा लिया। मुगल सेना कंगूरे बुर्जवार तोड़ के चली गई। ठीक है, इधर क्या हुआ कि मुगलों में 1658 में सबको पता है कि जो मुगल उनमें उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया था, जिसमें अंतिम विजय फिर किसकी हुई, औरंगजेब की हुई। तो 1658 में मुगल शाहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा, मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना था। महाराणा मतलब राज सिंह जी। ठीक है, अतः महाराणा टाल मटोल करता रहा। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना, फिर उत्तराधिकार संघर्ष में विजय किसकी हुई, औरंगजेब की। तो प्रारंभ में तो उसके संबंध राज सिंह से थे अच्छे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। औरंगजेब ने उसे 6000 जात हिमसावार का मनसबदार भी नियुक्त कर दिया, इसका मतलब बहुत अच्छे संबंध थे। किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती। चारुमती विवाद का संबंध निम्न में किससे है, तो सबको पता है, किशनगढ़ की राजकुमारी थी। किशनगढ़ वो चारुमती है, वो महाराणा जो थे राज सिंह, इनसे शादी करना चाहती थी। तो इधर औरंगजेब को इस बात का पता चल गया, वो शादी करना चाहता था, तो दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। तो फिर दोनों के संबंध बिल्कुल गलत हो गए। औरंगजेब 6000 जात का सवाल, किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी आ सकता है दोस्तों। किशन ये ना चारुमती विवाद, ये 5 नंबर में मेंस में भी आ सकता है, बहुत बार, एक बार आया है पहले जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था ना, उसमें चारुमती विवाद था। तो आपको कुछ नहीं लिखना, बस ये कहानी बताइए, ये लिखना है कब हुआ था, किस किस के बीच हुआ था। 11 और किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था, से विवाह करके राज सिंह ने 1669 ईस्वी में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया। उसने चारुमती से विवाह कर लिया। इसके बाद 1679 में 79 में क्या किया, औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया। जजिया जो हिंदुओं पर लगने वाला कर था, वो धार्मिक कर था, ये एक तरीके का, वो लगा दिया, जिसका राज सिंह ने विरोध किया। मुगल मारवाड़ संघर्ष छेड़ने पर महाराणा राज सिंह ने, इधर मारवाड़ का उनके साथ शुरू हो गया था, तो चंद्रसेन थे मारवाड़ के, तो पर महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया। ठीक है, अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील है उसका निर्माण करवाया। 3 सवाल आगे दोस्तों, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, कि निम्न में किस शासक ने, मेवाड़ शासक ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, तो वो है राज सिंह ने। कौन सी राजसमंद झील का निर्माण निम्न में किस नदी के तट पर किया गया था, तो वो होगा गोमती नदी। ओके, इस झील के उत्तरी किनारे पर नौचौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया। तो राज प्रशस्ति शिलालेख है वो किस झील के किनारे है, राजसमंद झील के किनारे। कौन सी भाषा में है दोस्तों, राज प्रशस्ति है संस्कृत भाषा में। इसकी रचना किसने की थी दोस्तों, रणछोड़ भट्ट ने की थी। यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी है। संसार का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, राज प्रशस्ति। 4 सवाल आइए, चारों बताती हूँ चलो आपको। की रचना, राज प्रशस्ति की रचना कौन सी भाषा में की गई है, ये प्रशस्ति थोड़ा गलत लिखा, देख लेना आप, की गई है, तो ये होगा संस्कृत। संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति की रचना की गई है। रचयिता कौन है दोस्तों, रणछोड़ भट्ट, जिसमें मेवाड़ का इतिहास वर्णित है और कुछ नहीं, रणछोड़ भट्ट।
कौन सी भाषा किसने की थी? संसार का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सी प्रशस्ति को माना जाता है? राज प्रशस्ति। किस झील के किनारे है? तो जो राजसमंद झील है उसकी जो उत्तरी किनारे है उस पर नौचौकी नामक स्थान पर ये प्रशस्ति जो काले संगमरमर है 25 काले संगमरमर है उनकी शिलाओं पर उत्कीर्ण है। तो आपका 2 नंबर का सवाल आ सकता है। यहाँ तो आ सकता है, देखो RS मेंस में क्या सवाल आ सकता है? यहाँ तो आ सकता है आपका राजसमंद झील, मैं बताऊँ कैसे लिखोगे? इसको लिख देना मेवाड़। उनको नहीं पता कि मेवाड़ का महाराणा, आपको बताना होगा। ये तो हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं जब हमको बताए कि मेवाड़ की बात चल रही है। तो यहाँ लिखो मेवाड़ महाराणा राज सिंह द्वारा गोमती नदी पर निर्मित मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील है ये, मीठे पानी, इनको ये कर देना, मीठे पानी की झील 1 नंबर हो गया। इस पर रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखित, रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत में रचित राज प्रशस्ति उत्कीर्ण, आगे कोमा लगा के लिख देना, जो विश्व का सबसे बड़ा अभिलेख है, शिलालेख माना जाता है। हो गया आपका। इसमें 2 में से 2 मार्क्स आपको पक्के मिलेंगे। यहाँ उल्टा ये आ सकता है कि राज प्रशस्ति आ जाए, तो फिर क्या लिख देना कि राज प्रशस्ति राजसमंद जो झील है उसकी उत्तरी पाल है, जो नौचौकी की पाल है, उस पर संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित शिलालेख जो विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। तो ये भी आपका 2 मार्क्स। अब वो देखना आपको है कि कैसे 2 मार्क्स, मैंने अभी बताया चारुमती विवाद है वो भी 2 नंबर में आ सकता है। ऐसे दिवेर का युद्ध है वो 2 नंबर में पूछ लिया, हल्दी घाटी का युद्ध है वो 2 नंबर में पूछ लिया। मेन आपका क्या होना चाहिए कि आपको लिखने की या पूरा आपके जो डेटा है वो आपके दिमाग में होना चाहिए और आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनको बहुत ही छोटे से संक्षिप्तम चीज़ों को लिख पाए। ठीक है, चलो दोस्तों, मारवाड़ का राठौड़ वंश वंश के प्रतापी शासक ये अध्ययन करेंगे हम कल, वरना आज की क्लास हो जाएगी बहुत बड़ी। ठीक है, हमने मेवाड़, हमने पूरी सभ्यताएं पढ़ ली, मेवाड़ का जो गोहिल वंश है उसके बारे में पूरा अध्ययन कर लिया। कौन से एग्जाम में कौन से टॉपिक है वो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें, उस चीज़ को अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, अब कल हम मारवाड़ देखेंगे, मारवाड़ भी आपके हर एक के सिलेबस में है अच्छे से, तो वो पढ़ाई करेंगे। ओके दोस्तों, अगर आपको ये क्लासेज पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, और जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर दो। और हाँ, टेलीग्राम चैनल है जो पहल अकेडमी जयपुर नाम से, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ क्या है, आपको शॉर्ट नोट्स जो फर्स्ट ग्रेड के जो राजस्थान इतिहास आर्ट कल्चर का है वो टाइम पर आपको अवेलेबल होते रहेंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं, मारवाड़ का राठौड़ पढ़ेंगे एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।